आज का हमारा टॉपिक है सिंबोलिज्म टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस नॉवल को वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल को 1927 में पब्लिश किया था। इस नॉवल के अंदर टोटल 3 एक्ट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इस नॉवल के अंदर कुछ मेजर सिंबल्स और कुछ माइनर सिंबल्स के ज़रिए से हमें सिंबोलिज्म के बारे में पता चलता है। मेजर सिंबल्स के अंदर द विंडो, टाइम पासेस, समर होम, द सी, वेव्स, लिलीज, पेंटिंग और बोर्ड्स कलर शामिल हैं। जबकि जो माइनर सिंबल्स हैं उसमें डिनर, द लाइट हाउस, मिसेस रैमसे और मिस्टर रैमसे शामिल हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंबोलिज्म क्या होता है। सिंबोलिज्म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूज सिंबल्स। सिंबोलिज्म वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसके अंदर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं किसी कॉन्सेप्ट, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वर्ड के मीनिंग को बताने के लिए कि उसका सिर्फ एक सिंगल मीनिंग नहीं होता। ईच वर्ड, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट डजंट हैव टू बी लिमिटेड टू अ सिंगल मीनिंग। जो एक वर्ड है, जो हर कॉन्सेप्ट और हर एक ऑब्जेक्ट है, उसका सिर्फ एक सिंगल मीनिंग नहीं होता, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जब हम एक टेक्स्ट को डीपली स्टडी करते हैं, डीपली रीड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हर वर्ड है, हर कॉन्सेप्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, वो अपने ही मीनिंग रखता है। आ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स। जो कहानी के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं वो कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम सिर्फ उनके आउटर मीनिंग को नहीं देखते बल्कि उनके अंदर जो हिडन मीनिंग छुपे हुए होते हैं उनको भी देखते हैं, जिससे हमें सिंबोलिज्म के बारे में पता चलता है कि राइटर ने किन सिंबल्स के ज़रिए से उस कहानी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्योंकि एक राइटर सिंबोलिज्म का इस्तेमाल अपने आइडियाज़ को बताने के लिए करता है, उसके अंदर वो हमें डीप मीनिंग देता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उस कहानी को। सबसे पहले हमारे पास मेजर सिंबल्स आते हैं। मेजर सिंबल्स हमारे पास 6 हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास द विंडो आता है। द विंडो का जो आउटर मीनिंग है वो क्या है? वो द विंडो ही है, लेकिन हम इसके जब हिडन मीनिंग में देखते हैं कि जो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है तो ये सिंबलाइज करता है इनर और आउटर वर्ल्ड को एट द सेम टाइम। सब कैरेक्टर्स के जो मेन कैरेक्टर हैं वो इसमें मिसेस रैमसे और मिस्टर रैमसे दिखाए गए हैं, जिनके दरमियान में जो है ना ये कनेक्शन दिखाता है विंडो कि उनका इनर वर्ल्ड कैसा चल रहा है, उनका आउटर वर्ल्ड कैसा चल रहा है। मिसेस रैमसे इज सीन सिटिंग नियर द विंडो एंड निटिंग मैनी टाइम्स। मिसेस रैमसे जो कि मिस्टर रैमसे की बीवी है, जिसका अपना कोई नाम नहीं है, जो विक्टोरियन वुमेन है, जो आइडियल वुमेन है, जिसके अंदर विक्टोरियन वुमेनहुड का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने एंजल ऑफ द हाउस कहा है, ये हमेशा हमें नज़र आती हैं विंडो के आसपास ही। और ये क्या कर रही होती हैं? ये हमेशा कुछ ना कुछ सी रही होती हैं। द ग्लास शीट ऑफ द विंडो रिप्रेजेंट हिंडरनेस बिटवीन मिसेस रैमसे माइंड एंड रियलिटी। जो ग्लास शीट है विंडो का वो रिप्रेजेंट करता है कि मिसेस रैमसे के दिमाग में कुछ और चल रहा है और मिसेस रैमसे की जो रियलिटी है वो कुछ और है। वो एक ही टाइम पर अपने इनर और आउटर वर्ल्ड दोनों से कनेक्ट होती है। तो ये जो विंडो है ये सिंबलाइज करता है ह्यूमन माइंड को कि इनके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इनके आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इसी तरीके से जो मिसेस रैमसे है उनका कनेक्शन दिखाया गया है कि उनके इनर थॉट्स क्या हैं, उनका इनर वर्ल्ड कैसा है, उनका आउटर वर्ल्ड कैसा है। जो इनर वर्ल्ड है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, लेकिन जो उनका आउटर वर्ल्ड है उसके अंदर वो बिल्कुल खामोश हैं, वो कुछ भी नहीं कह रही, वो कोई बात भी नहीं कर रही, क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी साइलेंस में गुजार देती हैं। इसके अलावा हमें कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से जो मिस्टर रैमसे है वो हमेशा विंडो के करीब खड़ा रहता है, वाचिंग द अदर साइड। यानी ये सिंबलाइज करता है कि जो मिस्टर रैमसे है उसके भी इनर जो थॉट्स हैं वो और हैं और उसका जो आउटर वर्ल्ड है वो और हैं। इसके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से जो मिस्टर रैमसे है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, वो क्या चाह रहा है। यानी उसका जो इनर वर्ल्ड है उसके अंदर वो बहुत कुछ चाह रहा होता है। वो ये चाहता है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहे, उनका कहाँ माने, लेकिन जो उसका आउटर वर्ल्ड है उसमें वो डरता है, उसमें वो कन्फ्यूजन का शिकार है। उसमें उसे लगता है कि वो अपने बीवी बच्चों को खो देगा अगर उनकी बेतुकी जो ख्वाहिशें हैं उनकी मान लेगा। इसी वजह से वो उनकी नहीं मानता। तो यहाँ पर जो द विंडो है वो सिंबलाइज करता है मिस्टर रैमसे के इनर और आउटर वर्ल्ड दोनों को। तो क्या है? दिस शो डैट विंडो इज़ जस्ट लाइक अ स्क्रीन बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस। जो विंडो है वो एक स्क्रीन है हमारे रियलिटी और कॉन्शियसनेस के दरमियान में। इट इज़ एन इनसाइट इनटू आवर सोल। ये हमें हमारे सोल के अंदर झांकने का
मौका देता है। ये हमारे सोल की रिफ्लेक्शन देता है कि हमारे इनर माइंड में क्या चल रहा है, जबकि जो हमारा आउटर वर्ल्ड है उसमें हम खामोश हैं। नंबर 2 पर हमारे पास द टाइम पासेस आता है। टाइम पासेस इस नॉवल के अंदर सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को, डेथ को। किसके? मेजर कैरेक्टर्स के। ये जो मेजर कैरेक्टर हैं इसमें मिसेस रैमसे, एंड्रयू और पू वगैरह शामिल हैं। ये शो करता है कि किस तरीके से जो डेथ और डार्कनेस हैं वो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट हैं। इसके देयर इज़ नो वे टू एस्केप फ्रॉम इट। हम इससे फरार हासिल नहीं कर सकते, हम डेथ से, हम डार्कनेस से भाग नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं और ये इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मिसेस रैमसे हु डाइज ऑफ अनस्पेसिफाइड काजेज़। जो मिसेस रैमसे है वो बगैर किसी वजह के मर जाती हैं। ये भी दिखाता है हमें टाइम पासेस को। एंड्रयू डाइज इन द वार, पू डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इस तरीके से जो हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं डिस्ट्रक्शन को, डेथ को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कैसे जो टाइम है वो जल्दी जल्दी पास कर जाता है। जो विक्टोरियन एरा है उससे मॉडर्न एरा की तरफ एक शिफ्ट नज़र आता है हमें डिस्ट्रक्शन के ज़रिए से, इस डेथ के ज़रिए से। नंबर 3 पर हमारे पास समर हाउस होता है। समर हाउस के अंदर ये जो हमारे मेजर कैरेक्टर हैं, ये जो मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे की फैमिली है, ये अपनी छुट्टियाँ गुजारने गई होती है। ये जो समर हाउस है ये वो जगह होती है वेयर द कैरेक्टर एक्सप्लेन देयर बिलीव्स एंड ऑब्जर्वेशंस, जहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो अपने बिलीव्स और अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यानी हमें कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कैरेक्टर किस टाइप के हैं। ड्यूरिंग डिनर मिसेस रैमसे सी हर हाउस डिस्प्ले हर ओन इनर नोशन ऑफ शैबीनेस। जब मिसेस रैमसे खाने के दौरान में अपने घर के ऊपर नज़र दौड़ाती है तो उसे पता चलता है कि उसका घर बहुत ज़्यादा शैबी हो गया है, यानी कि वो टूटने वाला है, वो खस्ता हालत में है। उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा, मेरा जो घर है वो बूढ़ा हो रहा है। तो इसके घर की जो खस्ता हालत है, जो शैबीनेस है, वो सिंबलाइज करती है मिसेस रैमसे के इनर थॉट्स की, कि वो अपने अंदर अंदर बहुत कुछ कहना चाह रही होती है, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी के इतने साल मिस्टर रैमसे के साथ गुजार दिए होते हैं कि उसका जो इनर वर्ल्ड है वो शैबीनेस का शिकार हो गया है। वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अपने हस्बैंड को नहीं बता सकती, इवन अपने मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। उसका जो अंदर है वो भी ऐसे टूट फूट का शिकार हो गया है, वो भी खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। तो वो अपने आप के लिए एक फेलियर है, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन वैल्यूज़ का पास नहीं कर सकी, वो अपने घर का ध्यान नहीं रख सकी। इसी तरीके से हम इसके इंटरनल कॉन्सेप्ट को देखें तो उनका जो इनर वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा चुप रहकर खामोश हो गया है कि अब उन्हें लगता है कि उनका वक्त ख़त्म हो गया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो खामोश रह रहकर थक गई हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आता है द सी। ये जो द सी का कॉन्सेप्ट है ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है एज अ मिरर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। मिस्टर रैमसे ऑलवेज स्टैंड नियर द सी और वॉक बाय। जो मिस्टर रैमसे है वो हमेशा हमें सी के पास खड़े हुए नज़र आते हैं या इसके आसपास से गुजरते हुए नज़र आते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर, ये पानी से बना होता है। इसी तरीके से जो इंसान है उसकी ज़िंदगी को भी पानी जैसा कहा गया है कि वो पानी का एक बुलबुला है जो वजूद में आता है और ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो द सी है वो सिंबलाइज करता है एज अ लिविंग फोर्स, लेकिन जो उसकी नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव है, इसी वजह से वो डिस्ट्रक्शन को भी सिंबलाइज करता है। जैसे कि मिस्टर रैमसे कहता है इट ईट्स अवे द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, ये हमारे उस ग्राउंड को भी खा जाता है जिसके ऊपर हम खड़े हुए होते हैं। इट आल्सो एक्ट एज अ मिरर इन फ्रंट ऑफ विच अ पर्सन फ्रीली स्टैंड्स, ये मिरर के तौर पर काम करता है उस इंसान के लिए जो इसके सामने फ्रीली खड़ा रहता है। एंड कैन टॉक टू हिमसेल्फ एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, वो अपने आप से बात कर सकता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी ये जो द सी है ये एक इंसान के लिए मिरर के तौर पर काम कर रहा है, ये उसको उसके सेल्फ रिफ्लेक्शन को बता रहा है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। नंबर 5 पर हमारे पास द वेव्स आते हैं। ये जो द वेव्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं नेवर स्टॉपिंग टाइम को, कि वक्त कभी भी नहीं रुकता। आप चाहे खुश हों, उदास हों, आपके ज़िंदगी में कोई मर जाए, कोई आ जाए, कोई चला जाए, वक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये जो द वेव्स हैं इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समंदर के अंदर क्या कुछ चेंज आया है, ये हमेशा ऐसे ही लहराती रहेंगी। तो क्या है, एवर मूविंग वेव्स सिंबलाइज द नेवर स्टॉपिंग टाइम। तो ये जो वेव्स हैं जो मूव करती रहती हैं ये बताती हैं कि वक्त नहीं रुकता, किसी इंसान के लिए भी, किसी चेंजिंग्स के लिए भी। चाहे तुम्हारी दुनिया रुक जाए लेकिन ये जो दुनिया है, दूसरी दुनिया है, ये नहीं रुकती, इसके लोग नहीं रुकते। इट आल्सो डिपिक्ट द इमोशनल स्टैक ऑफ मिसेस रैमसे, ये हमें मिसेस रैमसे के इमोशनल कंडीशन के बारे में भी बताता है।
एट द वेव बिकम वॉयलेंट, जब वेव जो है ना वो वॉयलेंट बन जाते हैं तो ये सिंबलाइज करते हैं मिस्टर रैमसे के फीलिंग्स को, कि मिस्टर रैमसे इमोशनली कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बीवी को अच्छे से ट्रीट करे, अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करे या फिर उनका कहा ना मान ले। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हमें नज़र आता है। इट आल्सो सिम्बोलाइज द मूवमेंट ऑफ लाइफ, ये सिम्बोलाइज करता है मूवमेंट ऑफ लाइफ को, कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरती है। इंसान की जो ज़िंदगी है वो कभी भी स्मूथ नहीं होती, इसी वजह से इंसान को चाहिए कि वो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स के अंदर अपने फैमिली के साथ रहे, अपने फैमिली को सपोर्ट करे। नंबर 6 पे हमारे पास आता है लिलीज पेंटिंग। ये जो लिलीज पेंटिंग है, ये लिली है जो पेंट कर रही है, इसके बारे में इस नावल के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने मिस्टर चार्ली के ज़रिए से हमें ये बताने की कोशिश की है कि विक्टोरियन एरा के अंदर औरतों के बारे में ये समझा जाता था वुमेन कैन नीदर राइट नोर पेंट, कि औरत जो है ना ही लिख सकती है ना पेंट कर सकती है, क्योंकि वो कम अकल है, क्योंकि उसे उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती। वो एक पेट्रार्कन सोसाइटी में रहती है जहाँ पर सिर्फ मर्द की चलती है। जो औरत है वो एक खूबसूरत चीज़ है, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है मेन के लस्ट के लिए। तो इस नावल के अंदर हमारे पास जो कैरेक्टर लिली है वो सिंबलाइज करती है फेमिनिस्ट मूवमेंट को। फेमिनिस्ट मूवमेंट कौन सी होती है? जिसके अंदर जेंडर राइट्स के बारे में बात की जाती है। एंड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वर्जीनिया वुल्फ हरसेल्फ, ये वर्जीनिया वुल्फ की अपनी ही रिफ्लेक्शन है कि किस तरीके से अपने ज़िंदगी के अंदर डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। बाय ड्राइंग मिसिज रैमसे पिक्चर, मिसिज रैमसे के पिक्चर को ड्रा करके जो लिली है वो क्या करती है, वो ट्रिब्यूट दे रही होती है सारी औरतों को कि वो भी अपनी ज़िंदगी पर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, अपने करियर के ऊपर फोकस करें। वुल्फ थॉट्स चैनलाइज्ड बाय द पेंटिंग, जो वुल्फ के थॉट हैं वो हमें इस पेंटिंग के ज़रिए से नज़र आते हैं और जो लिली ब्रिस्को है उसके कैरेक्टर में नज़र आते हैं कि किस तरीके से वर्जीनिया वुल्फ ने अपने थॉट्स को इस कैरेक्टर के ज़रिए हमें इस नावल में दिखाया है। नंबर 7 पर हमारे पास बोर स्कल आता है। ये जो बोर स्कल है ये सिंबलाइज करता है डिस्ट्रक्शन को, ये सिंबलाइज करता है डेथ को। इट सिंबलाइज द परमानेंस ऑफ डेथ, यानी ये कहता है कि जो डेथ है वो आकर भी रहेगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। इस नावल के अंदर जब इसको दिखाया गया है कि ये कमरे में लटक रहा है तो जो मिसिज रैमसे है उसकी बेटी डर जाती है। मिसिज रैमसे जाकर इसको छुपा देती है, इसके ऊपर कपड़ा डाल देती है कि देखो ये छुप गया है, लेकिन जो डेथ है वो छुपता नहीं है, वो उस टाइम पे आ जाता है जिस टाइम पे उसने आना होता है। जो मिसिज रैमसे है उसका जो बेटा है वो इस बोर स्कल को पसंद करता है। ये दिखाता है कि जो मर्द की नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव है, वो वॉयलेंट है, वो एग्रेसिव है, उसे इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, जबकि जो औरत है वो सॉफ्ट नेचर की है। द हॉन्टिंग फिगर इन द नावल, ये जो बोर स्कल है ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक दिखाया गया है इस नावल के अंदर, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डेथ के हवाले से है, वो डिस्ट्रक्शन के हवाले से है। फिर हमारे पास माइनर सिंबल्स आते हैं। माइनर सिंबल्स में हमारे पास डिनर, द लाइट हाउस, मिसिज रैमसे और मिस्टर रैमसे आते हैं। ये जो डिनर है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? द डिनर सीन इन द नॉवल सिग्निफाई द थीम ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इन द नॉवल। ये सिग्निफाई करता है ह्यूमन कनेक्शन को, कि जो ह्यूमन कनेक्शन है वो किस तरीके से हैं। अगर हम आउटर वर्ल्ड में देखें तो सब एक साथ हैं, लेकिन इनर वर्ल्ड में देखें तो सब लोग जो है ना एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। पीपल सीम कनेक्टेड बट आर स्टिल आइसोलेटेड फ्रॉम द इनसाइड। नंबर 9 पर हमारे पास आता है द लाइट हाउस। ये जो द लाइट हाउस है इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे जो मेजर कैरेक्टर हैं उन्होंने फाइनली अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया है, यानी उनकी जो ज़िंदगी है उसमें लाइट आई है या नहीं, या अभी भी डार्कनेस ही चल रहा है। इट सिम्बोलाइज ह्यूमन डिज़ायर एज वन डिज़ायर इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ। ये दिखाता है कि किस तरीके से जो मिसिज रैमसे है उसका बेटा ये ख्वाहिश करता है कि वो इस लाइट हाउस में जाएं, यानी कि वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी बहुत चेंज लाए, वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी से थक चुका है। यहाँ पर हमें वर्जीनिया वुल्फ ने एक शिफ्ट दिखाने की कोशिश की है विक्टोरियन एरा से, विक्टोरियन कॉन्सेप्ट से मॉडर्न एरा की तरफ, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। It also signifies the sense of achievement as in the end of the novel James has such feelings। तो जेम्स को आखिर में लाइट मिल ही जाती है, यानी उसे ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका मिल जाता है। फाइनली उसका फादर मान जाता है, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका होता है, बहुत लेट हो चुकी होती है, लेकिन इतनी लेट नहीं हो चुकी जैसे कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि वो फाइनली मान जाता है इस लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए, लेकिन तब जब वो बहुत सारे रिश्तों को खो चुका होता है।
तो ये जो लाइट हाउस है ये सिंबलाइज करता है कि विक्टोरियन एरा से मॉडर्न एरा की तरफ शिफ्ट आया है। जो लोग हैं उनके नज़रियात चेंज हो गए हैं, जो लोग हैं उनके कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, वो अब चेंज चाहते हैं, वो अपने ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं, वो जो है ना राइज करना चाहते हैं, वो शाइन की तरफ जा रहे हैं, वो लाइट चाहते हैं, वो जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो रही है। मोर ओवर इट एक्ट एज अ सिंबल फॉर इनलाइटमेंट एंड एज वेल एज फॉर द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, के इंसान के जो एक्सपेक्टेशन है और इंसान की रियलिटी है, उन दोनों के दरमियान में हमें ये कंट्रास्ट दिखाता है कि किस तरीके से इंसान अपने जो है ना एक्सपेक्टेशन यानी क्या चाहता था और उसकी रियलिटी क्या थी और कैसे उसका चेंज आया, कैसे जो उसकी ख्वाहिशें हैं, कैसे जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। नंबर 10 पे हमारे पास आता है मिसेस रैमसे। अब मिसेस रैमसे किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं? ये है सिंबल ऑफ कंफर्ट, सिंपथी एंड रीअश्योरेंस, यानी हर इंसान इनके पास आता है, या हर इंसान को अपने आस पास से जोड़े रखती है, यानी हर इंसान इनके पास आता है सिंपैथी लेने के लिए, कंफर्ट के लिए, क्योंकि ये सबको जो है ना प्यार मोहब्बत बांटती है, ये चाहती है कि सब इसके आसपास रहें, इसे तन्हाई से डर लगता है। शी इज़ द कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स होती है इन द नॉवल एज शी ट्राइज टू बाइंड एवरीवन टुगेदर, क्योंकि ये चाहती है कि सब के अंदर इत्तेहाद बना रहे, सबके अंदर इत्तेफाक बना रहे, सब एक दूसरे से जुड़े रहें। शी आल्सो सिग्निफाइज हारमनी, यह हारमनी को सिग्निफाई करती है इन द सीन व्हेन शी गेट्स एंग्री व्हेन समवन टेक्स आउट ऑफ द फ्रूट सैलेड एट द डिनर। शी इज़ हारमनी लविंग, ये चाहती है कि जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहे, कोई उसको छेड़े नहीं। नंबर 11 पर हमारे पास मिस्टर रैमसे आता है। ये जो मिस्टर रैमसे है इसको सिम्बलाइज किया है एज अ डिस्ट्रक्टिव बैरियर टू द रिलेशनशिप, कि ये अपने जज्बात का इजहार करना नहीं जानता, ये इमोशनली कन्फ्यूज होता है, ये जो है ना एक वॉलेंट इंसान है, अग्रेसिव इंसान है, इसको एज अ डिस्ट्रक्टिव बैरियर दिखाया गया है रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि ये अपने आसपास के लोगों को समझता नहीं है और ना ही उनको अपने इमोशंस के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो इसको समझें। मोर ओवर ही रिप्रेजेंट द बैरन स्टेट ऑफ अ पर्सन ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड एंड इनसेक्योर,